आप सभी को प्रीति शर्मा का नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि मेरे पिछले वीडियो बन रहे थे मानसिक अक्षमता पर। आज ये उसका तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग में हम जानकारी लेंगे कि मानसिक मंदता जो आती है उसके क्या कारण रहते हैं। कुछ ऐसा समझा जाता है कि कुछ जैविक कारण होते हैं, कुछ जो पीरियड होता है, महिला गर्भवती होती है, फिर डिलीवरी पीरियड आता है, फिर उसके बाद का पीरियड आता है। वो ये जो 3 काल होते हैं, जिनको कि हम प्री नेटाल और नेटाल और पोस्ट नेटाल कहते हैं। तो ये जो पीरियड्स होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि बच्चा मानसिक अक्षमता की ओर चला जाता है, या अचानक असामयिक घटनाओं के कारण बच्चा मानसिक अक्षम हो जाता है। अब इसमें ये है कि हम कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जिनको हम जान सकते हैं, जिनके कारण जिनको हम अगर पहले ही अवेयरनेस हो जाती है तो हम हो सकता है ऐसे बच्चे के जन्म लेने से पहले ही बहुत कुछ ऐसी प्रिकॉशंस ले लें जो इन इस समस्या से बचा जा सके। लेकिन सबसे मौलिक बात है कि इसके बारे में जानकारी रखना और इसकी जानकारी होना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद अगर मान लीजिए उसकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी उसने अचीव कर ली है, कंसीव कर लिया है, तो उस स्थिति में उसको इतनी समझ होती ही नहीं है कि वो जो बच्चा पल रहा है उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या मुझे करना पड़ेगा, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं एज ए माँ होने के नाते। तो वो इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाती और हंसते खेलते और मजाक मजाक में वो बच्चा हो जाता है। जब हो जाता है तब उसमें वो मेच्योरिटी आती है कि अरे बच्चे में ये कमियां हो गई, लेकिन तब तक तो बहुत हाथ से निकल चुकी होती है। तो जैसे ही इतना समझदार होना चाहिए, शादी की हालांकि आयु तो ठीक है, लेकिन अभी जो मैं अपने सराउंडिंग्स में कुछ सर्वे चलते रहते हैं उनके आधार पे अगर मैं बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि शादी के समय पर जो मैच्योरिटी एक परिवार को बनाने के लिए होनी चाहिए, वो शायद सब में होती होगी। कुछ रेयर केसेस में होता है कि 30 से 40% या 35% लोग ऐसे होते हैं जो शादी कर रहे हैं और अपनी शादी को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं, परिवार को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और अपनी जिंदगी को खुशमय बनाकर रखते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और बच्चों को भी, परिवार को भी खुश रखते हैं। लेकिन जहां तक मैं जानकारी में मेरी जानकारी में है, वहां तक ये है कि शादी हो गई, पहली बात तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि शादी हो गई। दूसरी चीज, पार्टनर एक्सेप्ट नहीं है। तीसरी चीज, फिर बच्चे हो गए जल्दी में, जल्दबाजी में बच्चे हो गए, तो बच्चों का भी एक्सेप्टेंस नहीं है और उस पे भी वो बच्चा अगर मानसिक मंदता के साथ में है तो फिर तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। पहली बात तो माँ ही एक्सेप्ट नहीं करती है, दूसरा फिर पति एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब ये दोनों ही विपरीत होते हैं तो परिवार वाले एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जिनमें बच्चा हो गया है, मदर, अब जो भी रीजन रहा हो, हम उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। बच्चा हो गया है, 3-4 साल पे उसको अवेयरनेस आई, उसको पता चला कि बच्चे में ये कमी है, और अब उस घर वालों ने उस लेडी को ताना देना शुरू कर दिया, उस लेडी को कहना सुनना शुरू कर दिया कि ये तो तू ही ऐसी है तो ये बच्चा भी ऐसा ही हुआ है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। अरे तो जब शादी हो रही थी तो आप लोगों की क्या मति मारी गई थी? आपको नहीं पता था कि इसमें शादी के जैसी मेच्योरिटी नहीं है, तो ना शादी करें, थोड़ा रुक के कर लें। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें आपको ये सिखाया जाए कि शादी कैसे, शादी हो रही है तो उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है, दो परिवार बन रहे हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है। क्योंकि आजकल परिवारों में भी वही सब फैमिली पॉलिटिक्स और फाइनेंस के पीछे भागना और ये करना वो करना, मतलब एक शांत वातावरण, शांति वाली बातें नहीं है आजकल के परिवारों में। तो वो लड़की या लड़का जैसी उनकी ग्रोइंग होती है वो वैसा ही सीखते हैं, और जब वैसा ही सीखते हैं तो परिणाम भी वैसे ही आते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और डिटेल में जाने की, तो अभी मैं बताऊंगी कि इनके क्या क्या कारण होते हैं, तो हम और डीप में जाएंगे उसमें।
ठीक है। तो विकलांगता के कारणों का विवरण, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इनको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जैविक कारण, दूसरा प्रसव पूर्व कारण, जो जिसे कि हम प्रीनेटाल बोलते हैं, तीसरा जन्म के समय या जन्मजात कारण, है ना। कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जो जन्म से ही आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, डीएनए के थ्रू आ रहे हैं, और जन्म के समय भी ड्यूरिंग द प्रोसेस जो कुछ भी असामयिक घटना होती है या कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसके कारण बच्चा विकलांगता की ओर चला जाता है ना। तो वो भी बहुत सारे कारण होते हैं। प्रसवोत्तर कारण यानी कि डिलीवरी के बाद, पोस्ट नाटाल रीजंस कॉजेज क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस जिस समय लड़का लड़की की शादी हो रही है, अब उस समय ऐसा होता है कि लड़की मेंटली प्रिपेयर नहीं है। हो सकता है वो कुछ और करना चाहती हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो सकता है कहीं कुछ और रीजन हो, पारिवारिक रीजन हो, फाइनेंशियल, पर्यावरणीय, एनवायरमेंटल, फैमिली वाला, परिवार का, कुनबे का कोई भी कारण हो सकता है। और लड़के के साथ भी ये सारे रीजन होते हैं। तो ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जिनके कारण लड़का या लड़की डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी शादी हो जाती है, तो मान के चलिए औलाद पर, बच्चे पर बहुत 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 बड़ा असर पड़ता है। व्यक्ति को खुद को ये जानना जानना चाहिए कि मैं एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे पहले इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद शादी की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि वो जो जिंदगियां निर्माण करने जा रहा है वो उनको भी खाई में धकेल रहा है, एक तरह से ये मान के चलिए। और जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति है, अगर उसने शादी कर ली और उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, वो अपने कंधों पे पूरा परिवार का बोझा लेके चलता है, तो मान के चलिए वो पूरे अपने परिवार को सरवाइव करवाएगा। ये आप मुझसे लिखवा के रख लें, क्योंकि उसके डिप्रेशन का प्रभाव धीरे धीरे सब पे पड़ेगा, और होगा ये कि परिवार सारा गर्त में जाता चला जाएगा। क्योंकि उसके डिप्रेशन वाले व्यक्ति के डिसीजन अच्छे नहीं होते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इनर करेजियस नहीं होता है वो। तो ऐसी स्थिति में उसके डिसीजन बेकार होंगे, और जब डिसीजन बेकार होंगे तो फिर उनको छुपाने के लिए वो कुछ और करेगा, फिर उसको कुछ और करने के लिए फिर कुछ और करेगा। इट मीन्स कवर अप करते 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 वो खुद ही अपने जाले में, जाला जो उसने बुना है उसमें वो खुद ही कोकून की तरह फंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये विकार आते हैं, बच्चों पे फर्क पड़ता है। ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 10-20%, 50% का तो फर्क पड़ता ही है। जैविक कारणों में देखिए, जैविक कारण क्रोमोसोमल और अनुवांशिक विकार होते हैं ये, यानी कि आपकी जनरेशन में चले आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं। दादा अगर उसके डिसीजन मेकिंग ऐसे थे, या दादा के कुछ ऐसे गुण हैं जो दादा से परदादा से दादा में आए, दादा से फिर पिता में आए, और पिता से फिर वो उस बच्चे में भी आने की संभावनाएं बन गई हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ गुण होते हैं जो आप डीएनए से लेते हुए आते हैं, जैविक लेते हुए आते हैं, आनुवंशिक तौर पे चल रहे हैं। मतलब जिसे हम अगर थोड़ा सा अलग हटके में बात करूं, कि साइकिल रिपीट होती है एक तरह से, वो साइकिल रिपीट नहीं होती, वो डीएनए में चला आ रहा है। तो उस डीएनए लेवल पे आपको कैसे उन चीजों को ठीक करना है, ये एक अलग विषय है, उसको उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। गुणसूत्र संबंधी विकार कैसे होते हैं? देखिए, प्रत्येक मनुष्य में कोशिकाओं के गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, है ना। ये टोटल 23 जोड़े होते हैं, यानी कि हर एक जोड़े में दो होते हैं। जोड़ा में दो दो पार्ट होना, दो गुणसूत्र होना, और उन दो दो को करके हम जब मिलाते हैं तो टोटल 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। 23 गुणा दो कर लेते हैं तो अब ये बन जाते हैं 46, है ना। तो अगर एक एक की हम बात करें, टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। जोड़े कितने होते हैं? 23 गुणसूत्रों के होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से आधी संख्या में गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है। कभी कभी गुणसूत्रों में त्रुटि से चिकित्सीय समस्याएं हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि डिपेंड करता है कि जब भ्रूण बन रहा है, जब जो क्रिया योजना हो रही है, उस समय क्या वातावरण है, क्या दिमाग की सोच है, क्या आप उस समय विकृति में हैं, कोई मानसिक विकृति है, क्या आपकी
कुछ सोच ऐसी चल रही है, एंजाइटी में है आप, अम, माफ कीजिएगा, इस तरह की अगर मानसिक समस्याएं हैं तो मान के चलिए कि ये कुछ ना कुछ, और कुछ आप अपनी वंश से लेते हुए आ रहे हैं, वंशात्मक चली आ रही है कुछ ऐसे गुण गुण जो आप अपनी पीढ़ी को भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें से अधिकांश स्थितियां जो होती है चिकित्सीय, वो मंदता, मानसिक मंदता का कारण बनती है। त्रुटि गुणसूत्रों की संख्या या तो बहुत अधिक हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। कम और अधिकता होने के कारण ये इनकी संरचना में फर्क पड़ता है और ये इस तरह का विकार उत्पन्न करते हैं। इनमें जो सबसे हम जब डिटेल में बात करेंगे तो कुछ प्रकार होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हालांकि डिटेल में डिस्कस मैं नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि इस एक एक सिंड्रोम पे कम से कम एक एक वीडियो बन सकता है, और वो भी आधा से पौन घंटे तक का। तो हम ये विषय बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के जीन जो होते हैं उसकी 21वीं जोड़ी में अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। यानी कि हमने बात की थी एक गुणसूत्र में, एक जोड़े में दो होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्राइसोमी बता रहे हैं तो ये तीन हो जाते हैं, समझ रहे हैं। जोड़ी में दो पीस होते हैं, अब दो की जगह वहां पे तीन हो गए, ट्राई हो गया। इस प्रकार कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है। तब इस तरह का बच्चा होता है। वो भी सिर्फ हमने क्या किया है कि इन गुणसूत्रों को, जो 23 गुणसूत्र हैं, इनके अलग अलग नंबर डाल रखे हैं। तो 21वें नंबर की जोड़ी में ही ऐसा होता है, तब डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा होता है। डाउन सिंड्रोम बच्चे का आपको पता होगा कि इनकी बॉडी फ्लफी होती है, मंगोलियन चाइल्ड जैसी तिरछी आंखें होती है, और जीभ इनकी मोटी होती है ना। ये फ्लफी टाइप के होते हैं, फूले फूले होते हैं ऐसे। तो ये इनकी कुछ सिम्टम्स होते हैं। ये सब में एक से मिलेंगे आपको, किसी में कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सब एक से मिलेंगे। फ्लफी होंगे, नाटे होंगे, मोटे होंगे, और जीभ मोटी होगी इनकी, है ना। मुंह भी जो इसका मुंह का आकार है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा। आंखें मंगोलियन चाइल्ड जैसी होंगी इनकी, ठीक है। और स्पीच डिसऑर्डर और मल्टीपल डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी होती है इनमें, ठीक है। मोनोसोमी या टर्नर सिंड्रोम, यह एक, यहाँ पे अब क्या था कि जो हमारे 23 जोड़े थे गुणसूत्रों के, उसमें से एक गुणसूत्र कम हो जाता है। ये गुणसूत्र महिलाओं में, यह विकार महिलाओं में ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये जो कमी है एक्स गुणसूत्रों की बताता है। जब एक्स गुणसूत्र एक कम हो जाता है तो 46 गुणसूत्रों के बजाय 45 ही रहते हैं। और ये हमें मालूम है, आप सभी जानते हैं कि एक्स वाले गुणसूत्र महिलाओं में पाए जाते हैं और एक्स और वाई गुणसूत्र पुरुष में पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है महिलाओं की साइड से ज्यादा होती है। स्थानांतरण, यहाँ 21वें गुणसूत्र का एक जोड़े में से एक गुणसूत्र दूसरे जोड़े के गुणसूत्र से जुड़ जाता है। यानी कि दो पेयर हमने रखे हुए हैं, और दो पेयर में से जो पास पास वाले जो पेयर हैं वो मिलके चार चार चीजों का मिलने की बजाय वो तीन बना लेते हैं, लेकिन वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो स्प्लिट हो रही थी, यहाँ पे तो बढ़ रहा था, यहाँ पे घट रहा था, लेकिन यहाँ पे वो एक जो पेयर में से एक जो गुणसूत्र है वो शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से दूसरे वाले गुणसूत्र के पास चला जाता है। तो ऐसे करके ये तीन बन जाते हैं, है ना। मोजेक, जहां कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या होती है और अन्य कोशिकाओं में 21वें जोड़े में अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे बढ़ गया है ये, तो मोजेक की स्थिति होती है। इनके भी सिम्टम्स उसी तरह होते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चे की तरह, लेकिन कुछ डिफरेंट भी इनमें पाया जाता है। ये फ्रेगाइल नहीं है, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। यहाँ गुणसूत्र का एक हिस्सा बहुत छोटा होता है, नाजुक होता, क्योंकि वो छोटा होता है इसलिए नाजुक भी होता है, परिणाम स्वरूप वह टूट जाता है। यह समस्या पुरुषों में आम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो गुणसूत्र है वो पहली चीज तो बराबर साइज का नहीं है। आप ये यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लीजिएगा इनकी आकृति कैसी होती है, तो आपको पता समझ में आ जाएगा। एक तो ऐसा होता है कि गुणसूत्र समान आकृति के नहीं होते, और दूसरी चीज इसमें एक जो छोटा होता है उसमें वैसे ही इतनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो वो वीक होके टूट जाता है। इसलिए फिर बच्चा
फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में आ जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस स्थिति में पुरुषों को एक अतिरिक्त एक्स लिंक गुणसूत्र प्राप्त होता है महिला से, है ना, या उनके खुद के डीएनए उसमें चला आ रहा है, तो इस तरह से उनमें एक्स एक्स, एक एक्स और एक वाई का एक पेयर हो गया, लेकिन वहां पे एक्स एक्स वाई तीन मिल जाते हैं, तब ऐसा बच्चा हमें देखने को मिलता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसकी अपनी विशेषताएं होती है, ये मैं एक एक सिंड्रोम पे जब वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। दूसरा कारण है अनुवांशिक असामान्यता। ये हम जैविक में ही चल रहे हैं, जैविक का पहला हमने किया है ना, अनुवांशिक असामान्यता पहले हमने किया था। अनुवांशिक तौर पर जो भी कारक होते हैं, अब ये अनुवांशिक असामान्यता, माता पिता से संतानों में संचारित जीन में दोषों के परिणाम स्वरूप मानसिक मतता के साथ कुछ स्थितियां हो सकती है। कई अनुवांशिक विकार पहचाने जा सकते हैं, जैसे फेलिन केटोनीरिया, म्यूकोपोलिस एकेराइडोसिस, है ना। एक मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, एक मेरे पास केस आया था, एक्चुअली मेरे फील्ड का तो नहीं था, लेकिन काउंसलिंग में एक केस आया था, जब फैमिली काउंसलिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें एक केस आया था। घर में उस महिला को बड़ी परेशानियां थी, जो मेरे पास आई थी, क्योंकि उसके एक बच्चा भी था जिसको स्पीच प्रॉब्लम था, तो वो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी के लिए मेरे पास आई थी। तो उसकी जब फैमिली का पूरा डिटेल लिया गया, बच्चे के कारण हम फैमिली हिस्ट्री और केस हिस्ट्री करते हैं, तो जब उसका डिटेल आया तो पता चला कि वो मदर उस बच्चे के साथ काम क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको दिखना बंद हो रहा है धीरे धीरे, और वो अपनी आंखों से काम नहीं कर पा रही है। तो उसकी उस डिटेल में गए हम कि आंखों से क्यों नहीं काम कर पा रही है, तो पता चला कि उसकी मदर को भी ये प्रॉब्लम थी, उनका रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आंखों से दिखना बंद हो जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो दिखना बंद हो जाता है। तो माँ से वो प्रॉब्लम बेटी में आई, और बेटी के जब बच्चे हुए तो उसमें जो लड़की थी, ये सेम प्रॉब्लम उस लड़की में आ गई। हालांकि मदर को ये प्रॉब्लम बचपन से थी या बड़े होके आई, बेटी में ये प्रॉब्लम 30 से 35 के या 20 से 30 के बीच में आई, लेकिन जो उसकी बच्ची है उसमें वो 10 साल और 15 साल के बीच में ही, मतलब बचपन में ही वो रिकग्नाइज हो गई कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये हमें तो समझ में आ रहा है, उसको ये लग रहा है पता नहीं क्या प्रॉब्लम, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा है कि जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है, इनके डीएनए में प्रॉब्लम है। इट मीन्स डीएनए लेवल पे कहीं ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो एक अलग सेक्टर है कि हम कैसे काम करते हैं। दूसरा कारण था प्रसव पूर्व कारण, गर्भावस्था के दौरान, यानी कि प्रीनेटल कॉजेस। प्रीनेटल कॉजेज में यहाँ माँ के गर्भ में जो विकास की अवधि होती है उसके संदर्भ में बात हो रही है, और इस अवधि के दौरान मतलब शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं, या 3 महीने खास होते हैं, और उसके बाद पूरी गर्भावस्था का जो काल होता है 9 महीने का, वो वही भ्रूण के विकास के लिए बेटर होता है। और उस समय अगर ध्यान रख लिया गया होता है और अच्छे से उसका केयर हो रही है, सब कुछ अच्छा है, तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। पहली चीज सजातीय विवाह, कभी कभी करीबी रिश्तेदारों के साथ विवाह के कारण पिता और माता के जीन समान हो जाते हैं, जिससे कि बौद्धिक विकलांगता बनती है। ये चीज मुस्लिम्स में मुस्लिम्स में या हिंदूज में भी कहीं कहीं कोई कबीलाई और जो ऐसी कास्ट हैं जिनमें ये सब चलता है, तो वहां पे इस तरह के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके जीन समान हो गए, है ना। जीन समान होते ही यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। माँ की आयु, यदि माँ की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक है, तो बच्चा अच्छा रहता है, अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, क्योंकि उसकी बॉडी उस चीज के लिए फ्लेक्सिबल होती है, डिलीवरी के लिए, गर्भावस्था के लिए। लेकिन अगर 35 वर्ष से अधिक उम्र हो गई है, तो बच्चे में बौद्धिक विकलांगता आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 35 वर्ष से ऊपर हैं, तो सर छोटा हो जाएगा, सर बड़ा हो जाएगा, सर में पानी भर जाएगा, या बच्चे का मूवमेंट में कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 18 से 35 वर्ष तक की, 30 वर्ष तक की आयु ऐसी होती है जिसमें फीमेल बहुत फुर्तीली होती है, बहुत अच्छी उसकी सोच होती है, सब कुछ अच्छा होता है। 35 तक आते आते थोड़ा लेजीनेस आ जाती है। ठीक है? तो वो ऐसे कैसे ट्रांसफर भी होती है, जो उस समय महिला करती है उन 9 महीनों के दौरान, वो सब उसको
बच्चे को ट्रांसफर होता है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो उसका व्यवहार हो, चाहे वो उसकी सोच हो, वो सब ट्रांसफर होता है। तो बच्चे में इस कारण से भी कई बार बौद्धिक विकलांगता आ जाती है। आरएच असंगति, माँ और भ्रूण का आरएच रक्त समूह अलग अलग होता है, तब भी दिक्कत आती है। मातृ भ्रूण असंगति तभी उत्पन्न होती है जब आरएच नकारात्मक माँ आरएच आरएच या आरएच पॉजिटिव पिता के बच्चे को जन्म देती है। ये एक इस पे मेरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। आरएच आरएच जब पिता समयुग्मी प्रबल होता है तो सभी बच्चे आरएच पॉजिटिव होंगे। माँ का आरएच नकारात्मक रक्त बच्चे के विदेशी रक्त के प्रति प्रतिक्रिया करेगा, और ये प्रतिक्रिया आरएच और आरएच पॉजिटिव और एंटीबॉडी का उत्पादन करके भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इसलिए कभी कभी इस फैक्टर के द्वारा भी बच्चे में मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब लाल रक्त कोशिका अधिकता में नष्ट हो जाएंगी तो फिर आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट तो नेगेटिव ही पड़ेगा। रक्त समूहों की असंगति, ये स्पेशल एबीओ के लिए है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ओ। ये असंगति तब उत्पन्न होती है जब माँ और भ्रूण के रक्त के प्रकार ए बी और ओ भिन्न होते हैं। यह दूसरी और बाद की गर्भधारण के साथ होता है। यदि माँ का रक्त ओ का है, ओ प्रकार का है, ओ ग्रुप का है, और भ्रूण का रक्त ए ग्रुप का है, तो समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। कहीं ना कहीं मानसिक विकार आएगा ही आएगा। मातृ संक्रमण अवस्था, गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान माँ में संक्रमण भ्रूण के विकासशील मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। अब ये जो संक्रमण होते हैं इनको हम टॉर्च के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ फॉर अन्य किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट एंड उसमें टॉन्सिल्स टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। आर रूबेला, सी साइटोमेगालो वायरस और एच हार्पीस। अगर इनमें से कोई है तो बच्चे में मान के चलिए कहीं ना कहीं उसकी मानसिक विकृति आएगी ही आएगी। अब इनको अगर हम डिटेल में बात करें तो रूबेला क्या होता है? रूबेला गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान भ्रूण को प्रभावित कर सकता है। इसे वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है। ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये संक्रमित मांस बिल्ली घोड़ों के माध्यम से फैलता है। घर में हम बिल्ली पालते हैं, वो चूहा लाके मार के खा रही है कहीं से, तो उस तरह से हम इस उनके टच में आते हैं, पक्षियों के टच में आते हैं, तो उनसे फैलता है ये। नवजात शिशु के उपचार में कीमोथेरेपी भी कभी कभी इस वाले केस में शामिल करनी पड़ जाती है, वरना जहां तक मैं जानती हूँ वहां तक इतना शामिल नहीं हो सकता, लेकिन सीरियस केसेस में कुछ ऐसा पाया गया है। सिफिलिस यह यौन संपर्कों के माध्यम से फैलता है। यह कई अंग प्रणालियों को प्रभावित करता है। भ्रूण केवल गर्भावस्था के 18वें सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रभावित होता है। इससे पहले ये आपका संक्रमित ये रोग फैले उससे पहले आपको उपचार शुरू करना पड़ता है। इसलिए माँ का उपचार 18वें सप्ताह से पहले शुरू करना पड़ता है। ठीक है। साइटोमेगालोवायरस ये सीएमवी संक्रमण का सबसे आम कारण है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपना टाइम टू टाइम देखभाल करें और इन सब चीजों से बचें। मातृरोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय की कोई बीमारी, किडनी से संबंधित बीमारियां, लीवर में पुरानी समस्या और माँ में कुपोषण, इन सब के कारण भ्रूण के विकास में नुकसान पहुंच सकता है। तो पहले अपनी माँ को जो गर्भावस्था के लिए तैयार है उसको अपनी स्वास्थ्य की जानकारी सबसे पहले रखनी पड़ती है। हार्पिस हार्पिस ये वायरस जो है, यह वायरल बीमारी है। आपने सुना ही होगा कि हार्पिस जब हो जाती है तो डॉक्टर उसको बहुत दूर पे खड़ा करते हैं और अपना पूरा सिक्योरिटी और अपना पूरा सेफ्टी लेने के बाद ही उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इसके हार्पिस के जो वायरस होते हैं वो ऐसे झड़ रहे होते हैं जैसे बारिश आ रही है। जो
स्नोफॉल होता है ना, लगातार लगातार लगातार, उस तरह से वो झड़ते हुए दिखते हैं और हजारों की लाखों की संख्या में होते हैं, तो वो बहुत जल्दी फैलता है। इसे इसमें दो टाइप के होते हैं वायरस, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों के कारण ये समस्या होती है गर्भवती को, जिसके कारण बच्चे को कोई भी विकलांगता आ सकती है, मानसिक विकलांगता के साथ। ऐंठन, फिट्स आना, गर्भावस्था के दौरान माँ को बार बार दौरे पड़ते हैं, उससे भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ऐंठन में पूरी बॉडी अकड़ जाती है, आंतरिक अंग जो होते हैं उनमें भी ऐंठन आ जाती है, तो उसके कारण उस बच्चे को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचता है। क्योंकि सबसे पहले सर ही बनता है, और सर बनता है क्योंकि बॉडी तो लंबी शेप में होती है उसकी, तो वो तो एडजस्ट हो जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, सर पे उसके दबाव पड़ता है, तो उसके कारण उसका सर नुकसान में आ जाता है। दवाएं, हानिकारक दवाओं का उपयोग करने के कारण कैंसर की या किसी दूसरी एंटीसेप्टिक जो दवाएं होती है उनको लेते समय जो उनके प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके कारण भी बच्चे को परेशानी होती है। माँ का कुपोषण, चूंकि बच्चा घर में रहते हुए अपनी माँ से पोषण प्राप्त करता है, उसकी नाल से पोषण लेता है, इसलिए अगर माँ को कमी होगी, उसका शरीर पोषित नहीं होगा ढंग से, तो जन्म के समय उसका वजन कम हो जाएगा और भ्रूण के मस्तिष्क का विकास कम होगा या अविकसित हो जाएगा उसका। आघात और चोट का निशान, गर्भवती माँ को किसी भी प्रकार का आघात, शारीरिक हो या मानसिक हो, अगर ऐसा कोई चोट उसको लगती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रभावित कर सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकेमिया, ग्लूकोज की कमी, मस्तिष्क की चयापचय आवश्यकताओं के लिए ग्लूकोज महत्वपूर्ण होता है, ग्लूकोज की कमी से बौद्धिक विकलांगता हो सकती है, तो इसलिए जब टाइम टू टाइम चेकअप होता है तो उसमें पता चलता है कि भाई आपको कौन कौन से तत्वों की कमी है और आपको इसके आधार पे कौन कौन सी दवाएं लेनी है। रसायनों का सेवन, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, विभिन्न रसायन और धूम्रपान, ये सब बौद्धिक विकलांगता का कारण बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मैं एक केस के बारे में जिक्र करना चाहूंगी। एक केस है जिसमें महिला ने गर्भावस्था के दौरान चाय, कॉफी, कोल्ड कॉफी, ठंडे पेय पदार्थ, हालांकि ठंडे पेय पदार्थ ले सकते हैं अपन, लेकिन इन सब का सेवन भी ज्यादा किया, तो हुआ ये कि उसके कारण उसका बच्चा विकलांग पैदा हुआ, है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। विकिरणों के संपर्क में आना, यदि गर्भावस्था के दौरान बार बार एक्सरे होता है और इस तरह की चीजें होती है, मशीन के नीचे, आप मशीन के सामने जाते हैं जिनसे ऐसी विकिरण किरणें निकलती है, तो इसका असर भी संतान पे पड़ता है, इसलिए बहुत कम और बहुत रेयर केसेस में ऐसे एक्सरे और ये करवाए जाते हैं। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होना, गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो उसकी कमी या कम आपूर्ति से मस्तिष्क के विकास को, बच्चे के मस्तिष्क के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। ऐसा जब होता है जब माँ के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो, या नाल के कटते समय, या पहले से नाल से अलग होने के बाद, प्रसव से होने के बाद अगर इस तरह की कोई कमी होती है ऑक्सीजन की, तो भी बच्चे पे फर्क पड़ता है। प्रसव से पहले रक्तस्राव ज्यादा होने के कारण भी इस तरह की समस्या आती है। विकिरणों के संदर्भ में आना, ये अपना एक पॉइंट हो गया था, बार बार अगर वो एक्सरे करवाती है तो इसके कारण उसको प्रॉब्लम आ सकती है। निकोटिन अल्कोहल की लत, यदि माँ स्वयं शराब का सेवन करती है या इसकी आदत है, या निकोटिन, तो ये जो चीजें हैं वो भ्रूण को प्रभावित करती हैं। इसका असर बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ जो भी कुछ करती है, जो भी कुछ खाती है, चाहे वो अल्कोहल हो, नशा करती हो, वो एंटीबायोटिक गोलियां लेती हो, तो उसका असर बच्चे पे अवश्य पड़ता है, और वो सीधा सबसे पहले उसके दिमाग पे ही पड़ता है। हानिकारक दवा, जो भी महिला गर्भपात के लिए दवा लेती है या गर्भधारण से बचने के लिए लंबे समय तक दवा का उपयोग करती है, तो ऐसी महिला जब भी प्रेग्नेंट होगी तो इस तरह की समस्याएं उस बच्चे को आएंगी, क्योंकि उनका नकारात्मक प्रभाव उसकी बॉडी पे पड़ चुका है, और अब वो प्रेगनेंसी ले रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसका असर उस बच्चे पे आएगा, क्योंकि पूरी बॉडी का असर भी बच्चे के शरीर पर आता है। एकाधिक गर्भधारण, जुड़वा बच्चे या 3 बच्चे, यदि माँ गर्भावस्था के दौरान जुड़वा या 3 बच्चों को जन्म देती है, तो वहां पे बौद्धिक विकलांगता होने की संभावनाएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के लिए, अगर हम सपोज करें कि
100 ग्राम कुछ खा रहे हैं, तो अब आपके अगर जुड़वा बच्चे हैं तो आपको डबल खाना पड़ेगा, तीन बच्चे हैं तो फिर आपको और ज्यादा खाना पड़ेगा। तो वो ऐसा संभव नहीं होता है कि एक आदमी अपनी डाइट से तिगुना खाए, एक औरत अपनी डाइट से दुगना खाए, ऐसा संभव नहीं है। तो वो वहां पे कुछ बच्चे जो 3 हैं तो वहां पे एक का अच्छा विकास हो जाएगा, 2 का कम हो जाएगा, या जुड़वा है तो एक का बहुत अच्छा विकास हो जाएगा, एक बेचारा बहुत कमजोर रह जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है। मैंने एक जगह देखा था जहाँ पे जुड़वा बच्चे हैं, और जुड़वा में से एक का बहुत अच्छा दिमाग है लेकिन दूसरे का विकृत मानसिकता वाला दिमाग है। उसको मतलब तोड़ने फोड़ने और मारने पीटने में ज्यादा आनंद आता है, जबकि दूसरा बच्चा जो है वो ठीक ठाक अपना जीवन यापन कर रहा है। तो ऐसा भी देखने को मिला है, क्योंकि विकास ही नहीं हुआ ना उसका। और हो सकता है कि मदर में कुछ ऐसे गुण रहे हों उस समय। एसटीडी यौन संचारित रोग, यदि माता पिता में से किसी को भी यौन संचारित रोग है, एसटीडी है, और इसका असर अगर है तो इसका असर उस संतान पर भी पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक मंदता आ सकती है। मेटाबॉलिक त्रुटियां भी बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव डालती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है। विक्टर पुनर्वास पेशेवरों के लिए सफलता की कुंजी पीकेयू, ग्लैक्टोसीमिया और जन्मजात हाइपोथायराइडन। यदि शिशुओं में बौद्धिक विकलांगता और अन्य समस्याएं हो सकती है अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है। जन्म के समय या जन्मजात कारण, ये अब हम आ गए तीसरे बिंदु पे, कि जब नेटाल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी, उस समय क्या उसके साथ संभावनाएं हो सकती है जिसके कारण बच्चे का दिमाग अविकसित रहेगा या मानसिक विकलांगता आएगी। ये प्रसव अवधि को संदर्भित करता है, जिस समय प्रसव हो रहा है। समय से पहले विभिन्न कारणों से समय से पहले जन्म हो जाता है 250 दिन से पहले या 37 सप्ताह से कम, मानसिक विकलांगता का कारण बनता है, क्योंकि उस समय बच्चे का विकास पूरा नहीं हो चुका होता है। और बच्चा अगर पहले हो जाता है तो उसे हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, और प्री मैच्योर बेबी होता है तो उसका दिमाग जितने दिन बचे हैं उतने दिन के लिए उसको मशीन में रखा जाता है, तब उसको बाहर निकालते हैं। परिपक्वता के बाद, यदि 42 सप्ताह के बाद बच्चा हो रहा है, इट मीन्स उसने पूरा टाइम ले लिया 9 महीने, अब उसके बाद भी वो उसको लेबर पेन नहीं हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, प्रसव नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी जब बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं बौद्धिक विकलांगता उसको वो देखी जाती है। कठिन और लंबे समय तक, अगर प्रसव पीड़ा पीड़ा लंबे समय तक चल रही है, 24 घंटे से ज्यादा चल रही है, तो भी आपको ऐसी दिक्कत आएगी कि बच्चे के अंग अंग भंग हो सकते हैं, कुछ और अव्यवस्था हो सकती है जो उस दौरान ही पता चलती है। सुस्ती और अत्यधिक प्रसव पीड़ा भी ऐसी एक समस्या का संकेत है, क्योंकि प्रसव पीड़ा तो हो रही है लेकिन उसको महिला को जो है कि वो 24 घंटे से ज्यादा उसको हो गए हैं, और किसी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हल्के हल्के प्रसव पीड़ा होती रहती है और उसे महिला को पता ही नहीं चलता कि मेरे को प्रसव पीड़ा हो रही है, तो वो 24 घंटे से ज्यादा चल जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी बच्चों में मानसिक विकार देखा जाता है। फोर्सेप्स डिलीवरी, जब डिलीवरी मुश्किल हो जाती है तो डॉक्टर बच्चे को बाहर निकालने के लिए फोर्सेप्स का उपयोग करते हैं, एक टूल का उपयोग करते हैं। फोर्सेप्स का दबाव मस्तिष्क को प्रभावित करता है, क्योंकि वो पहले उस बच्चे का सिर ही आता है बाहर, तो उस टूल से पहले उस सिर को दबा के फिर बच्चे को निकाला जाता है, तो इसके कारण उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, जिसके कारण बच्चा बौद्धिक विकलांगता का पात्र बन जाता है। असामान्य प्रस्तुति, बच्चे के जन्म की स्थिति जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या बच्चे की प्रस्तुति सामान्य है या असामान्य है। जैसे उसके नितंब ठीक है, जांघ ठीक है, बोहर ठीक है, आईब्रो ठीक है, चेहरा ठीक है, हाथ कंधे पैर ये सब उसके देखे जाते हैं। त्वचा का रंग कैसा है, ये एक हमारा स्केल होता है, उसके थ्रू हम डॉक्टर्स देखते हैं, हम तो नहीं देखते, डॉक्टर्स देखते हैं कि जन्म के पैदा होने के तुरंत बाद जब उसका वो फिटस काटा जा रहा है और उसके बाद 5 से 10 मिनट का जो समय है उसके अंदर अंदर उसका वो चेकअप किया जाता है, जिसमें उसकी सारी डिटेल आ जाती है। उस डिटेल के आधार पर भी हमें पता चल सकता है कि बच्चा आगे जाके विकलांग तो नहीं बन रहा, आगे जाके किसी क्षेत्र में अक्षम तो नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्टर बता सकते हैं। लेकिन हम चूंकि यहाँ अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए हम डॉक्टर से उस चीज का रिकॉर्ड मांगते ही नहीं है। ठीक है।
बड़े अस्पतालों में इस चीज़ों को फॉलो किया जाता है, वो बताते हैं और ये स्केल को यूज भी करते हैं वो लोग। लेकिन जहाँ छोटे छोटे अस्पताल और यहाँ पे अगर आप डिलीवरी करवाते हैं तो वहाँ ऐसी जानकारियाँ, ऐसे टूल्स इस्तेमाल कम किए जाते हैं। अगर आपने याद दिला दिया तो कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं। भ्रूण के गले में गर्भनाल होना। भ्रूण के गले में गर्भनाल कभी कभी अटक जाती है, अलबेटा लग जाता है, जिसके कारण उसको जो उसके सप्लाई होती है खाने पीने की उसमें कमी आ जाती है, या किसी और कारण से उसको बौद्धिक विकलांगता बन जाती है। अनहाइजेनिक डिलीवरी। डिलीवरी यदि जहाँ करवाई जा रही है वहाँ पे अस्वच्छ जगह है, उपकरण भी ठीक ठाक नहीं है, या असुविधाजनक है, तो भी इसके कारण इन्फेक्शन होके या कुछ और रीजन से बच्चे को मानसिक विकार हो सकता है। प्रसव के दौरान ऐंठन। मिर्गी से पीड़ित महिला जो गर्भवती हो जाती है उसे मृत जन्मे शिशुओं की संख्या में मामूली वृद्धि इसके कारण देखी गई है। संतानों में बौद्धिक विकलांगता और गैर गैर ज्वर संबंधी दौरे की संख्या में मामूली वृद्धि देखी जाती है। हालांकि ऐसा होता है कि जब महिला को दौरा पड़ रहा है तो दौरा पड़ने के दौरान उसको ऐंठन होती है, और ऐंठन होने के कारण उस बच्चे के मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अगर बुखार नहीं है और फिर आपको दौरा पड़ रहा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को ज्यादा क्षति होगी, क्षति तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। असामान्य रूप से संकीर्ण ज्वर। संकीर्ण जन्म मार्ग। संकीर्ण जन्म जब बच्चा हो रहा है तो आपका जो वेजाइनल वे है, पाथ है, उस पाथ का बहुत छोटा होना, संकीर्ण होना, नैरो होना, इसके कारण भी बच्चे का सर उसमें फंस जाता है, और बहुत देर तक फंसा होने के कारण उसके बच्चे के शेप में भी फर्क आ जाता है, और बच्चा मानसिक अ, मानसिक अक्षमता के लिए जिम्मेदार भी होता है। ये स्थिति जो होती है वो मानसिक अक्षमता लाने के लिए जिम्मेदार होती है। असामान्य रूप से बड़ा सिर। बच्चे का सिर बहुत बड़ा होना भी ये इस बात का संकेत देता है कि बच्चे में बौद्धिक विकलांगता आ सकती है, या जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे भी उसको बौद्धिक विकलांगता आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा जनरली देखा गया है। हाइपोक्सिया। शिशु को अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति बौद्धिक विकलांगता का कारण बनती है। अगर डॉक्टर ने जैसे ही डिलीवरी हो गई है, बच्चा बाहर आ गया, और आने के बाद जैसे उसने फीटस काटा, उसको नाल को कट किया, नाल को कट करके दोनों तरफ से बांध दिया है, अब उसके बाद बच्चे को तुरंत रोना जरूरी होता है। ये रोने का जो प्रोसेस है, अगर वो जितना लेट हो रहा है, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, पाँच पाँच 3 से 4 5 मिनट सेकंड्स हो गए, 6 सेकंड्स हो गए, 10 12 सेकंड्स हो गए, तो जितना लंबा खिंचेगा ये पीरियड उतना ही ज्यादा बच्चे में विकलांगता बनेगी। अब वो जिस सेक्टर में उसको देरी से पहुंच रही है उसी सेक्टर को प्रभावित कर देगा। मस्तिष्क के बहुत सारे सेक्टर होते हैं, तो उनमें जहां जहां कम पहुंचेगी ऑक्सीजन, वहां वहां उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि नाल वाली ऑक्सीजन बंद हो कर दिया आपने, आपका बच्चे का जो ऑक्सीजन जा रहा था उसका वो एक मार्ग आपने काट दिया, अब दूसरा मार्ग उसको नाक के द्वारा सांस लेना है, मुंह के द्वारा सांस लेना है, तो लेना है। अगर उसमें वो देरी कर रहा है तो इट मीन्स उसको कहीं ना कहीं विकलांगता हो सकती है। प्रसव के दौरान रक्तस्राव। यदि यह अत्यधिक हो जाता है रक्तस्राव तो बौद्धिक विकलांगता का कारण बनता है। ठीक है। विलंबित जन्म रोना, जो अभी मैं बात कर रही थी, एक बच्चे को जन्म के तुरंत बाद रोना चाहिए। जन्म के समय रोने में देरी होती है, 5 मिनट तक की अगर देरी हो जाती है तो मान के चलिए डेफिनेटली बच्चा बौद्धिक विकलांग बनेगा ही बनेगा। ठीक है, किसी ना किसी कारणवश उसके मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय कम वजन होना। यदि जन्म के समय शिशु का वजन सामान्य से कम है, 2 किलोग्राम से कम है, तो वह प्रभावित हो सकता है। शिशु का रंग। शिशु का रंग गुलाबी रंग के अलावा अन्य शिशु के जोखिम की संभावना अधिक होती है। अगर गुलाबी रंग है बच्चे का तो ठीक है, लेकिन ज्यादा पेल कलर है, फीका फीका कलर है, ज्यादा बिल्कुल चटक लाल कलर है, तो वो भी दिक्कत देता है। जन्म के समय चोट। बच्चे को जन्म के समय चोट लग सकती है, और उस चोट के कारण भी कभी कभी, जब पहले डिलीवरी हुआ करती थी तो अ, बच्चा जब दाइयाँ भी करवाती थी, डॉक्टर्स तो करवाते ही थे, तो पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो दाई होती है, नर्स से जो नीचे होती है, वो भी कई बार करवाती है, तो वो बच्चा उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। पीलिया।
बच्चे के जन्म के समय अगर उसे पीलिया हो जाता है, माँ को पीलिया हो गया, उसको बच्चे को भी आ गया, या बच्चा होने के बाद उस बच्चे को सेपरेटली पीलिया हो गया, तो भी ऐसी स्थिति में वो मानसिक अक्षम बच्चा हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, बच्चे के रक्त में ग्लूकोज का निम्न स्तर होना बौद्धिक विकलांगता का कारण बनता है। ये वहां पे हमने प्रसव पूर्व में भी देखा था कि वहां पे उसको ग्लूकोज की कमी हो रही है महिला को, तो बच्चे को भी असर पड़ेगा। ठीक है। प्रसवोत्तर कारण, पोस्ट नेटाल कारण, कॉजेज क्या होते हैं? यह है जन्म से 18 वर्ष तक का समय काल हम लेते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जन्म से 18 वर्ष तक का पीरियड है, उसकी अवधि में उसको विकलांगता आती है, तो हम उसे प्रसवोत्तर कॉजेस में डाल देते हैं, पोस्ट नटाल कॉजेस में डाल देते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से कारण आते हैं? बच्चे में कुपोषण होना, शैशवावस्था के दौरान या बचपन के वर्षों के दौरान मस्तिष्क का आकार विशेष रूप से बढ़ता है, इसलिए संतुलित आहार, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में हो, ये लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की कमी से बच्चे में कुपोषण हो सकता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। ठीक है। मेरे पास एक बच्चा आता था जिसको मदर हर तीसरे चौथे महीने सिर्फ ये चेक करने ले जाया करती थी कि इसकी ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है, क्योंकि उसकी उसकी उस ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उसके मस्तिष्क के लिए कुछ दवाएं चलती थी उसकी। तो जैसे ही उसकी कुछ हैबिट्स चेंज होती थी, कुछ उसमें चेंजेस आता था, वो तुरंत डॉक्टर के पास भागती थी, न्यूरो न्यूरो डॉक्टर के पास, और वो उससे उसका ट्रीटमेंट चलता था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मस्तिष्क में कमी, ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो फिर वो लेजीनेस और वो बहुत सारी चीजें उस बच्चे में आ जाती है। मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे और फिर आगे जाके वो मानसिक मंदता में कन्वर्ट हो जाता है। मिर्गी आना, बच्चे को बार बार दौड़े पड़ना मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा ना, मिर्गी आती है तो बच्चे में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। जैसे हम गुस्सा करते हैं तो गुस्से के टाइम पे हमें बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, वो सारी एनर्जी हमारी एक एक साइड पे लग जाती है, और फिर जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हमारी पूरी बॉडी ढीली पड़ जाती है, क्योंकि अब वो बॉडी आपको साथ देना बंद कर देती है, क्योंकि बोले भाई अब बहुत हो गया, मैंने सारी एनर्जी स्टोर करके तेरे को क्रोध में दे दी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसी वही स्थिति यहाँ पे भी होती है, मिर्गी के दौरे जब आते हैं तो पूरी एनर्जी आपकी बॉडी की एक जगह आके उसका फोर्स वहां लग जाता है, उसके बाद उसको नुकसान होता है। तो बार बार जब इस तरह के दौरे आते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम देखते हैं कि हाँ, हर बच्चे को महीने में एक बार आ रहा है, साल में 12 बार आ रहे हैं, या महीने में 2 बार 3 बार आ रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं, या रोजाना आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी देखने के बाद हमें पता चलता है कि बच्चे को कितना डैमेज हुआ है और कितना डैमेज हो सकता है। बच्चे में संक्रमण, पीलिया या और अन्य मस्तिष्क संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस या एंसेफलाइटिस, मस्तिष्क का बुखार, मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानसिक मंदता का, ये भी मानसिक मंदता का कारण बनते हैं। आपने सुना होगा कि 0 से 5 साल के बच्चे को कभी भी जब बुखार आ रहा है तो 103 से ऊपर ना चढ़ने दें, कभी भी नहीं चढ़ने दें 301 से ऊपर, 103 के ऊपर, क्योंकि अगर इससे ज्यादा चढ़ेगा, 104 के ऊपर पहुंच जाएगा, तो उसको दौरे आने शुरू हो जाएंगे, मस्तिष्क में चढ़ जाएगा वो बुखार, और जब उतरेगा, डॉक्टर जब उसको दवाओं के थ्रू या दूसरे उपचार के थ्रू उतारेंगे, तो वो जब भी उतरेगा बुखार तो कुछ ना कुछ डैमेज लेके उतरेगा। इसलिए 103 तक बुखार जैसे ही पहुंच गया, आप अपने घरेलू उपचार शुरू कर दीजिए। पट्टियां रखना, ठंडे पानी की पट्टियां रखना, हाथ पैरों को ठंडे पानी तौलिए को लपेट के रखना, ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं। चाहे वो बच्चा बड़े होते हैं तब भी उन पे भी करना पड़ता है ये उपचार कभी कभी। आघात और चोट, 18 वर्ष की आयु तक सिर पर यदि कोई गंभीर चोट और आघात हो लगता है तो ये चोट मानसिक मानसिक विकलांगता का कारण बन जाती है। तो कोशिश करें कि बच्चे का सिर सेफ रहे, है ना। टीकाकरण, उचित टीकाकरण के बिना बच्चे मानसिक मंदता का शिकार हो जाते हैं, इसलिए टाइम पर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए बच्चे का। सरकार इसको फ्री करवाती है, बहुत कुछ सुविधाएं सरकार देती है, उनका उपयोग करना चाहिए। इसी में बी कारण है, पोस्ट नेटाल कॉजेस में बी कारण है मानसिक मंदता, मनोवैज्ञानिक कारण। मानसिक मंदता के मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? ये इन कारकों का कोई स्पष्ट प्रभाव तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ चीजें हम इसमें ले सकते हैं, जैसे घर का अनुकूल वातावरण, एक अनुकूल संस्थागत वातावरण। घर का, पहली चीज तो बच्चा जहाँ रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, उसका वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ।
एक परिवार है, उसमें बच्चा है। उस बच्चे की ये समस्या है कि वो अपने पापा से ज्यादा अटैच बच्चा रहता था। लेकिन किसी कारण अच्छी फैमिली है, दादा दादी घर में, जॉइंट फैमिली है, सब कुछ है। जब उसके पापा उसके साथ घूमने जाते थे, उसको सामान दिला के लाते थे, उसको स्कूल छोड़ने या जो स्पेशल स्कूल में जाता था वहाँ छोड़ने जाते थे। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक बार उसके फादर की किसी हार्ट अटैक के कारण या किसी कारणवश उसके फादर पापा की डेथ हो गई। अब उसके साथ वो बॉन्ड किसी का दूसरे फैमिली मेंबर के साथ नहीं बन पाया। तो उस बच्चे ने जितनी चंचलता थी, जितनी उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा था, वो सब उसने बंद कर दिया। अब वो एकदम शांत कोने में बैठ गया वो बच्चा। तो घर का वातावरण उसके हिसाब से अनुकूल नहीं बन पाया उसके फादर की डेथ के बाद। हालांकि मदर बहुत अच्छा काम कर रही थी उसके ऊपर, लेकिन दादा वो स्पेस नहीं ले पाए, वो जगह नहीं ले पाए फादर की। और जो चाचा और दूसरे लोग थे, वो भी वो कमी पूरी नहीं कर पाए उस बच्चे की। तो इसलिए वो फिर धीरे धीरे उसने पहले बोलना बंद किया, फिर उसने एक्टिविटीज ये सब चुप रहना शुरू कर दिया, उनमें हिस्सा लेना बंद कर दिया। और फिर वो नी नी वॉकिंग पे आ गया था वो बच्चा, जो बेबी स्टेप्स होते हैं ना, उस पे आ गया था वो। तो ऐसा भी होता है। एक अनुकूल संस्थागत वातावरण, बच्चा जहाँ जा रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो संस्था हो कोई, चाहे वो एनजीओ, वहाँ का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। अगर उसके लिए वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे को नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और उस बच्चे में काफी चेंजेस आ जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि एक बच्चा था मेरे पास, लैंग्वेज थेरेपी के लिए आया। वो जैसे उसकी लैंग्वेज थेरेपी चली, 5-6 महीने थेरेपी चलने के बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक था। हालांकि कुछ पॉइंट्स मेरे अभी बाकी थे उस पे काम करने के, लेकिन चूंकि उनका बाहर जाने का हो गया था तो वो मेरे यहाँ से उस बच्चे को हटा दिया गया। मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि अब बच्चा जब सिटी में ही अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ से उस पे थेरेपी करोगे। तो बच्चा अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो प्राइमरी लेवल पे जा रहा है, तो वहां पे उसको चेंज आ रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट ही बिल्कुल अलग मिल गया। कहाँ तो वो प्ले वाले सिस्टम में पढ़ रहा था, प्ले व्ले ग्रुप में पढ़ रहा था, तो उसको वहां पे वो इजी गोइंग लग रही थी सब चीजें। अब जैसे वो प्राइमरी लेवल पे आया है, तो प्राइमरी लेवल पे आते ही थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा आपको, टाइम पे काम भी करना पड़ेगा आपको, सब चीजें, क्योंकि वहां उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो स्पेशल ट्रीटमेंट उसको प्री प्राइमरी सेक्टर पे मिल रहा था, प्री प्राइमरी लेवल पे मिल रहा था। मदर को भी शेडो टीचर बना के बिठाया जा रहा था। हालांकि मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ कि शेडो टीचर मदर क्यों बने। बच्चे को क्या डिपेंडेंटी को डिपेंडेंसी करनी है क्या बच्चे की? उसको सेल्फ डिपेंड करने दो ना अपने आप। पर वो ठीक है, गवर्नमेंट का कुछ नियम है ऐसा। इसके अलावा असमायोजित पारिवारिक वातावरण, ये हमारे भारत का बहुत तगड़ा मुद्दा है। कि जैसे ही बच्चा फैमिली में शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ, अब वहां पे ग्रुपिंग शुरू हो जाती है, फैमिली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। और कुल मिला के वातावरण को ऐसा कचरा बना देते हैं। कुछ परिवार बहुत अच्छे हैं, जैसे अगर मैं अंबानी परिवार की बात करूं, सब लोग हंसते खेलते हैं, अच्छे बच्चे हैं, सब विकास करने वाले बच्चे हैं। पापा ने जैसा किया है तो उसके बराबर चल रहे हैं या फिर उनसे आगे कुछ बढ़ के कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास की फैमिलीज होती हैं, उनमें बहुत कचरा पॉलिटिक्स चलती है, बहुत ही बेकार पॉलिटिक्स चलती है। और एक दूसरे को ऐसा लगता है कि एकता कपूर के सीरियल देख के सब उन्होंने अपना अपना अप्लाई करना शुरू कर दिया, सब कुछ बिल्कुल उसके सीरियल की कॉपी करने लग गए वो लोग। तो वो एक विकृत समाज को हमने अपना लिया, सामाजिक विकृति को हमने अपना लिया। तो उसके कारण जो नई पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। मंदबुद्धि माता पिता, यदि बच्चे के माता पिता खुद ही मंदबुद्धि हैं, तो ऐसे में उस बच्चे की केयर नहीं हो पाएगी और वो बच्चा सरवाइव करेगा। तो ये और उस बच्चे को भी जैसा वातावरण वो बच्चा देखेगा, वो भी वैसा ही काम करेगा ना। मेरे पास एक केस आया था, मदर फादर दोनों डेफ हैं, और उनकी बच्ची जो है वो अ, हुई तो हेयरिंग इम्पेयर्ड थी, लेकिन उसको उन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट करवा के उसको वॉइस सिस्टम उसका, साउंड सिस्टम उसका चालू हो गया। लेकिन बच्ची बोलने लगी, स्पीच थेरेपी के बाद, लैंग्वेज थेरेपी के बाद बोलने लग गई। लेकिन उसका कॉग्निशन धीरे धीरे डेवलप हुआ,
और जब वो बोलने लग गई उसके बाद भी वो साइन में बात करती थी, क्योंकि उसको मदर फादर 24 घंटे अवेलेबल है, उनसे वो बात ही साइन में करती है। तो उसको साइन बड़े अच्छे आते हैं और साइन में ही वो बात करना चाहती है, लेकिन जब वो नॉर्मल लोगों के पास जाती है तो वहां से वो प्रॉब्लम आती है। हर बात को 2 बार सुन के फिर जवाब देती है वो। तो ऐसी ऐसी आदत पड़ जाती है बच्चों को। तो आप, आपके घर में जो एनवायरनमेंट है, आपका वातावरण है, आप जिसमें 24 घंटे रह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगे प्लीज़ मेरे को बताएं, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बना के लाऊं आपके लिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हो सके आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।